बात करेंगे यूपी में क्या ऑल इज वेल। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर मची उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में हैं। सवाल यह है कि क्या लखनऊ की सियासी लड़ाई दिल्ली ने सुलझा ली है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि यूपी बीजेपी में चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आलाकमान का पूरा समर्थन मिल गया है। इसकी तस्दीक दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से आई तस्वीरों से भी हो गई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब बैठे नजर आए। विस्तार से जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी में चल रही सियासी खींचतान खत्म हो चुकी है? क्या सियासी अदावत की लक्ष्मण रेखा तय हो चुकी है? राजधानी में बैठकों के दौर का मजनून क्या है? क्या दिल्ली से यूपी की राजनीति में ऑल इज वेल हो चुका है? क्या यूपी में इशारों वाली सियासत का अध्याय खत्म हो चुका है? क्या खटपट वाली अटकलों पर पूर्ण विराम लग चुका है? लखनऊ से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में यही सवाल तैरते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम तीनों दिन भर दिल्ली में मौजूद थे और दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। सुबह नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहे। दोपहर बाद बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। उसके बाद कहा जाने लगा कि यूपी में ऑल इज वेल है। सूत्रों ने बताया कि परोक्ष बगावत करने वाले गुट को झटका लगेगा। उप मुख्यमंत्रियों के बर्ताव से हाईकमान नाखुश है। हाईकमान ने मुख्यमंत्री की बैठकों में डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी से नाराजगी जताई है। बीजेपी आला कमान गैर हाजिरी को अनुशासनहीनता मान रहा है। इससे पहले सीएम योगी एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया है। दोनों डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं। केशव मौर्य निजी कार से दिल्ली पहुंचे। वो सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंच गए। एक ही छत के नीचे सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, लेकिन थे दूर दूर। दोनों में मुलाकात नहीं हुई। ये दूरी दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में तो कई बार नजर आई थी। मसलन बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित बैठक में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहा। गुरुवार को जब प्रयागराज मंडल की बैठक हुई तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे और शुक्रवार को जब लखनऊ मंडल की बैठक हुई तो उसमें ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। ऐसा भी नहीं है कि समीक्षा बैठक के लिए न्योता नहीं भेजा गया था। ये चिट्ठी देखिए, 37 नंबर पर ब्रजेश पाठक का नाम लिखा है और साथ में ये भी लिखा है कि वो लखनऊ कैंट से विधायक हैं, ऐसे में बैठक में शामिल हों। लेकिन जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में होने के बावजूद बैठक से किनारा किया, उसी राह पर ब्रजेश पाठक भी आगे बढ़ गए। यही वजह थी कि राजनीतिक हलकों में खुसर फुसर होने लगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जयपुर में पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या सीएम को बदला जा सकता है, तो उन्होंने दावा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा उसी आधार पर आगे बढ़ रही है। लोकतंत्र में जय पराजय होती है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन कमियों को सुधार के जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन जो कह रहे हैं ऑल इज वेल वाली लाइन दोहरा रहे हैं। माने केशव प्रसाद मौर्य जी तो तमाम पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने लगातार संघर्ष किया, तब नेता बने। मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकें बुलाई हैं, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा वही जो 6 महीने पहले रामराज था वो लौटेगा। 350 नहीं 350 सीट लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगे। यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है ये जानता तो हर कोई है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। मुद्दा संगठन बनाम सरकार से शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुँच गई है, लिहाजा विरोधी तंज कसने में पीछे कहाँ रहने वाले थे। तो ये शुद्ध रूप से अपनी आंतरिक लड़ाई और भ्रष्टाचार का बंटवारा करने के लिए दिल्ली गए हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि लखनऊ की सियासी अदावत का फैसला दिल्ली में ही होने वाला है। सूत्रों ने बता दिया है कि बीजेपी हाईकमान क्लियर कर चुका है कि यूपी के लिए योगी कहीं उपयोगी हैं, लिहाजा दोनों डिप्टी सीएम की लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। कहते हैं कि राजनीति वो जिन है जिसे कभी बोतल में बंद नहीं किया जा सकता है। खासतौर से हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां हर मुद्दे को सियासी मुद्दा बनने में देर नहीं लगती। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पहले ही मीटिंग के बायकॉट का ऐलान कर चुके थे। ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल हुई, लेकिन आधे वक्त में ही मीटिंग को छोड़कर बाहर निकल आई। केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। बोली कि जब वो बोल रही थी तब उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें सिर्फ 5 मिनट ही बोलने दिया गया। सरकार ने ममता के आरोप सिरे से नकार दिए हैं। नीति आयोग ने भी पूरे मामले में अपना पक्ष रखा, सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। नीति आयोग पर राजनीति को विस्तार से सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली का लुटियंस जोन, वो इलाका जहां से देश की तरक्की की राह शुरू होती है, जहां से सरहद के आखिरी छोर पर मौजूद हिंदुस्तान के वर्तमान को मजबूत और भविष्य को संवारने के लिए रीति और नीति तैयार होती है। उसी लुटियंस जोन में जबरदस्त वीवीआईपी मूवमेंट रहा। सायरन बजाती लाल बत्ती लगी गाड़ियां दौड़ती रहीं। 2047 तक विकसित भारत पर चिंतन के लिए देश के करीब हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे। यूपी से योगी आदित्यनाथ आए, एमपी से मोहन यादव थे, राजस्थान से भजन लाल पहुंचे तो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। मौका नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का था। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। मीटिंग में बीजेपी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इंडिया अलायंस के 9 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। इंडिया गठबंधन के 9 मुख्यमंत्री आयोग के सदस्य हैं। 6 ने केंद्र पर बजट की बंदरबांट करने का आरोप लगाकर बायकॉट किया। इनमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल थे। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल होने एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई थी। तय वक्त पर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने राष्ट्रपति भवन पहुंची। मीटिंग में शामिल भी हुई, लेकिन आधी मीटिंग के बाद ही गुस्से से बाहर निकल आई। वजह क्या बताई, दीदी से ही सुनिए। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चाहते, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तुमने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूं। अपोजिशन से मैं एक ही लाया, लेकिन टॉप के लोगों को 5 मिनट कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। ममता बनर्जी ने सीरियस आरोप लगाए। बोली कि बैठक में बोल रही थी तभी माइक बंद कर दिया गया, उन्हें बोलने का कम वक्त दिया गया। इतना कहकर ममता बनर्जी मीटिंग छोड़कर चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी बैठक छोड़कर निकल गई हैं और उनका कहना है कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री होने के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया होने के बावजूद उन्हें 5 मिनट का समय दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उसके साथ साथ विरोध जताया। ममता बनर्जी ने इसे टीएमसी के साथ ही पूरे विपक्ष का अपमान बताया, तो पूरे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। शुरुआत कांग्रेस ने की। ये रवैया जो था वहाँ का मुनासिब नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हम लोग शामिल इसमें नहीं होंगे, क्योंकि मोदी सरकार की जो नीति है या रही है वो लगातार भेदभाव वाली नीति रही है। तारिक अनवर ने ममता के बहाने केंद्र सरकार को घेरा, तो कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के आरोप पर ही सवाल उठा दिए। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। मुझे ताज्जुब लगता है, हुआ क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं। पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे। वो जिक्र चला तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है और भेदभाव किया गया है बजट में। तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। अगर आज वो गई है तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। ममता बनर्जी को लेकर दक्षिण से भी दिल्ली की सत्ता पर हमला बोला गया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने एक्स पर सरकार को घेरा, नसीहत दी कि विपक्ष को कमजोर न समझे, तो सरकार ने भी ममता बनर्जी के आरोपों पर इंडिया गठबंधन को जवाब देने में देर नहीं की। ये जो उन्होंने बाहर में मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे, पूरा झूठी बोल रहे उन्होंने।
क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे। तो उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए एक बड़ा लीडर होना चाहिए, विपक्ष का लीडर होना चाहिए। तो आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा चिन्ह रख के वो चला गया है कि हम बड़ा लीडर है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आया ही नहीं था एक्चुअली। ममता ने बैठक का वॉकआउट करने की वजह बताई, बोलने का मौका कम मिला। इसे लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने एक्स पर पोस्ट किया कि ममता बनर्जी को बोलने का पूरा मौका दिया गया, माइक बंद करने के इल्जाम सरासर गलत हैं। अल्फाबेट के मुताबिक ममता बनर्जी के बोलने की बारी लंच के बाद थी, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर उन्हें 7वें नंबर पर बोलने दिया गया क्योंकि उन्हें जल्दी कोलकाता लौटना था। ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सामने आई। बोली, ममता बनर्जी के आरोप सरासर झूठे हैं। Fortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal. Getting out of the meeting for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind it. विपक्ष के आरोपों को लेकर सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन जिस तरह से नीति आयोग की बैठक को लेकर सियासत गरमाई है, उससे चंद सवाल जरूर उठते हैं। सवाल ये है कि नीति आयोग की बैठक राजनीति का अखाड़ा क्यों बन गई? देश के विकास को लेकर चर्चा वाली मीटिंग का बायकॉट करना क्या सही फैसला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की गई। देश को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पहले ही बायकॉट का ऐलान कर दिया था। ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल होने पहुंची जरूर, लेकिन एक दिन पहले दिल्ली पहुंचते ही साफ कर दिया था कि आयोग की बैठक में मौजूद होंगी और अपना विरोध जताएंगी। You cannot discriminate state to state. You keep, you don't have any objection. लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी ने हमारा साथ है, इसका मतलब यही हुआ बीजेपी का विकास उसका साथ, जो उनका साथ। गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि नीति आयोग खत्म कर योजना आयोग को वापस लाया जाए। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था। Stop this नीति आयोग. They don't have any financial implication. They cannot do anything. Only to convene a meeting within a year to show their face. Please bring planning commission again. And it is the plan. It was the plan of Netaji Subhash Chandra Bose. And since independence, this planning commission works a lot for the country and for the state also. ममता बनर्जी ने नीति आयोग की जगह फिर से योजना आयोग लाने की मांग की। सवाल ये है कि दोनों में फर्क क्या है? जवाब अगली रिपोर्ट में जानेंगे। बने रहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने की मांग की है, साथ ही योजना आयोग की वापसी की वकालत की है। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि कई विपक्षी पार्टीज नीति आयोग पर सवाल उठाती रही हैं। इसीलिए योजना आयोग और नीति आयोग में फर्क जानना जरूरी है। आखिर नीति आयोग क्या है, क्या काम करता है, ये रिपोर्ट देखिए। To think differently and ahead of the time for the betterment of mankind is what sets entrepreneurs apart. देश के विकास के साथ राज्यों का विकास हो, गरीबों और वंचितों के लिए योजनाएं बनाई जाएं और ये योजनाएं देश के आखिरी छोर पर रहने वाले शख्स तक बराबर पहुंचे। इसी सोच के साथ आज से करीब 9 साल पहले नीति आयोग का गठन किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं
अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इससे पहले देश में 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जो वर्ष 2014 तक लगातार काम करता रहा। योजना आयोग का मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करके विकास का एजेंडा तैयार करने का था। सवाल ये है कि योजना आयोग और नीति आयोग में फर्क क्या है? आजादी के बाद यूएसएसआर की तर्ज पर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। साल 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच अहम फर्क ये है कि योजना आयोग राज्यों और केंद्र की योजनाओं के लिए फंड अलॉट कर सकता था। नीति आयोग के पास ऐसा अधिकार नहीं है। फंड देने का पूरा अधिकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास ही होता है। राज्यों के लिए विकास योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए नीति आयोग की मीटिंग होती रहती है। 8 फरवरी 2015 को पहली बैठक हुई थी। 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 मई 2023 को हुई, जो विकसित भारत 2047 पर केंद्रित थी। दिल्ली में हुई 9वीं बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका बायकॉट किया। सवाल ये है कि बैठक के बहिष्कार से राज्यों को क्या कोई नुकसान हो सकता है? योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच था, यानी कि आयोग कोई भी कार्य को स्थापित करने के लिए या कोई भी प्लानिंग करेगा और उसके बाद सबको बताया जाएगा। लेकिन नीति आयोग में हर राज्य से पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद 3 साल का एक प्लान बनाया जाएगा और उसके तहत उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। नीति आयोग का मकसद राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नीति आयोग राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। सरकारी योजनाओं की निगरानी के साथ साथ उनको जमीन पर उतारने में मदद करता है। पिछले 9 साल के दौरान इसका असर भी नजर आया। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई, यानी कि पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई। भारत में पिछले 9 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 करोड़ 94 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरीबी के स्तर में सुधार हुआ। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। नीति आयोग ही नहीं, भारत में गरीबी कम होने की तस्दीक यूएन भी कर चुका है। साल भर पहले आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी कम करने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005-06 में करीब 6 करोड़ 45 लाख लोग भयंकर गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। 2015-16 में घटकर ये संख्या करीब 3 करोड़ 70 लाख हो गई और 2019-21 में 2 करोड़ 30 लाख। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सबसे गरीब राज्यों और समूहों में सबसे तेजी से विकास हुआ है, जिनमें बच्चे और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं।